गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर को, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे पहले यह पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाजार आदि। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित कारकों से प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत अनुकूलतम साधन, आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मांग एवं पूर्ति, यहाँ पे देखिएगा जैसे जहाँ पे है इसको अलग कर दीजिएगा थोड़ा आप लोग, मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। अब हम लोग महत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका अध्ययन का महत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, व्यक्तिगत इकाइयाँ मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है। व्यक्ति में व्यक्तिगत जो इकाई है उसका ज्ञान आवश्यक है, यह आप लोग नोट रखिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है दूसरा नंबर पॉइंट में, आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण की समस्याएं महत्वपूर्ण होती है। इन समस्याओं का निदान व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से किया जाता है। मांग और पूर्ति के दो बलों के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करता है। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहूँगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन कराता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोक्ता, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि समष्टि अर्थशास्त्र विषय है। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्र समस्याओं का समाधान कैसे होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है तथा यह अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग के क्षेत्रों में स्वतंत्र होता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसमें मांग एवं पूर्ति दो स्वतंत्र बल क्रियाशील होकर कीमत निर्धारण करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं और लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है और दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य कराता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन तंत्र दोनों मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। क्लियर है?
स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, आर्थिक समस्या क्या है? आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है और इसी प्रयास से चुनाव की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार आर्थिक सामान्यतः मूलतः चुनाव की समस्याएं हैं। क्लियर है? अब देखिए आगे है उसी क्वेश्चन का आंसर, छठा नंबर का। छठा नंबर है ना, देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, छठा नंबर का ही आंसर। आर्थिक समस्या की परिभाषा एरिक रोल ने इस प्रकार से दी है। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्याएं हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आप लोगों को बताया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ हर साल की भांति इस साल भी आपके एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो है आप लोगों को क्रैश कोर्स के माध्यम से जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें से 100% गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन टच होंगे। अगर टच ना होंगे तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो चलिए इसी के साथ में 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। वास्तविक लागत क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, में सब प्रत्यक्ष अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहलाती है। तो आप लोग वास्तविक लागत को याद रखिएगा, और भी मैं वास्तविक लागत पर जो है वीडियो बना दूंगा जो कि आसान भाषा में होंगे आपके पूरे के पूरे आंसर। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का रहा संतुलन कीमत क्या है? संतुलन कीमत वह है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की आपूर्ति आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ने 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही कम समय में इस प्रकार की टॉपिक बताया जा रहा है और आपके प्रत्येक वीडियो 15 से 20 मिनट के होंगे। ये भी वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट के होंगे, जो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में टच क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। तो चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाजार मूल्य में क्या पाई जाती है? परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाजार मूल्य अपने प्रत्येक परिवर्तन में पुनः सामान्य कीमत के बराबर आने का प्रयत्न करती है। बाजार मूल्य समान, यहाँ पे मूल्य होगा, सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमती रहती है, अर्थात बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदा सामान्य कीमत की ओर आने वाली होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेताएं व विक्रेताएं होते हैं। एक क्रेता तथा एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। क्लियर है? देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार की परिभाषा दें। एकाधिकार दो शब्दों से बना है, एक और अधिकार। एक प्लस अधिकार बराबर एकाधिकार, अर्थात बाजार की वह स्थिति जब बाजार में वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो। एकाधिकारी बाजार दशा में वस्तु की एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रहता है और विशुद्ध एकाधिकार में वस्तु का निकट स्थानापन्न उपलब्ध
नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। वास्तविक जगत में ना पूर्ण प्रतियोगिता प्रचलित होती है, ना ही एकाधिकार। वास्तविक बाजार में प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों के तत्व उपस्थित रहते हैं। इस बाजार दशा के समूह में उत्पादक विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो एक समान तथा समरूप नहीं होता है, किंतु निकट स्थानापन्न अवश्य होता है। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकाधिकारी की विशेषता को बताएं। एकाधिकारी बाजार में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। पॉइंट नंबर 1, एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है। पॉइंट नंबर 2, बाजार में एकाधिकारी का कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट कहाँ गया भाई, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को एक समय में एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, एकाधिकारी में नई फर्मों का उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध होता है। पांचवा नंबर, एकाधिकारी मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। सीमांत आय जिसको हम लोग MR बोलते हैं और औसत आय जिसको हम लोग AR बोलते हैं, अर्थात एवरेज औसत, है ना, कम होता है। अब देखिए छठा नंबर क्या कहता है पॉइंट में, एकाधिकारी की स्थिति में कीमत विभेद की संभावनाएं हो सकती है। क्लियर है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्यवसायिक बैंक की विशेषताएं बताएं। व्यवसायिक बैंक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, व्यवसायिक बैंक मुद्रा में लेन देन करता है। दूसरा नंबर पॉइंट है, बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तीसरा नंबर है, बैंक जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है। छठा नंबर है, व्यवसायिक बैंक शाख का व्यवहार करता है, इन्हें शाख निर्माण करने की योग्यताएं होती है। क्लियर है? पांचवा नंबर पॉइंट देखिए, व्यवसायिक बैंक ऐसे वित्त संस्था है जिसकी प्रकृति पूर्ण व्यावसायिक होती है। यहाँ पे है नहीं लिखे हैं तो है लिख लीजिएगा, ठीक है। अब छठा नंबर है, व्यवसायिक बैंक व्यवसायिक संस्था के रूप में मांग जमा पैदा करती है और ये जमाएं विनियम के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। क्लियर है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण दे। मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण, एक नंबर है कपास और दूसरा नंबर गेहूं और मैदा, ये सब है। क्लियर है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरकार बजट क्या है। सरकार बजट, यहाँ पे देखिए डबल बार बजट आ गया। सरकार का बजट एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में सरकार की अनुमानित आय व्यय का वितरण होता है, जिसे हम लोग बजट कहते हैं, है ना। तो अगर पूछेगा वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप लोग लगा लीजिएगा। यह आप लोग नोट रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके आने की संभावनाएं रहती हैं और हमेशा आया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, घाटे का बजट क्या है। घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित जो है आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यहीं तक था आप लोगों का 17 नंबर तक, और मैं आगे लेकर के आऊँगा 18 नंबर से लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वह हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।